अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के सीजन 4 का एपिसोड 4 एक बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण माहौल के साथ शुरू होता है, जहां हमारे मुख्य किरदार डंक को एक अंधेरी और ठंडी डंजन में कैद देखते हैं। एरियन टारगेरियन के साथ हुए उस नाटकीय और खतरनाक झगड़े के बाद डंक की स्थिति अब बहुत नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। इस निराशाजनक वातावरण में उसका नन्हा स्क्वायर एग उसके लिए खाना लेकर पहुंचता है। हालांकि एग की नीयत साफ है और वो अपने मास्टर की मदद करना चाहता है, लेकिन डंक का मूड खराब है और वो एग के लाए हुए खाने से ज्यादा उसके द्वारा बोले गए झूठ से परेशान है। डंक के मन में गुस्सा इस बात का नहीं है कि वो कैद में है, बल्कि इस बात का है कि जिस लड़के पर उसने इतना भरोसा किया उसने अपनी असली पहचान छुपाई। एग अपनी सफाई पेश करते हुए बताता है कि वो दरअसल अपने बड़े भाई डेरॉन के साथ उस सराय में छुपा हुआ था जब तक कि टोर्नी खत्म न हो जाए। लेकिन डंक के लिए ये झूठ बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि उसके उसूलों में ईमानदारी सबसे ऊपर है। डंक की नाराजगी और निराशा देखकर एग का दिल टूट जाता है। डंक का गुस्सा एग पर चिल्लाने वाला नहीं था, बल्कि एक गहरी मायूसी वाला था, जो एग को किसी भी सजा से ज्यादा चोट पहुंचाता है। एग की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो माफी मांगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने उस विशाल आदमी का विश्वास तोड़ा है जो उसे दिल से चाहता था और जिसने उसकी हिफाजत की थी। इस जज्बाती पल के बाद कहानी आगे बढ़ती है, जब डंक को हुक्म मिलता है कि उसे बेलॉर टारगेरियन के सामने पेश होना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि बेलॉर एक ऊंचे दर्जे का हाई लॉर्ड है और हाउस टारगेरियन का एक सम्मानित सदस्य है। जब डंक वहां पहुंचता है तो एग भी उसके साथ होता है और डंक अदब से घुटने टेक कर बेलॉर को प्रणाम करता है। हालांकि डंक एक मुश्किल स्थिति में है, फिर भी उसका चरित्र यहाँ उभर कर आता है। जब एग डंक के लिए शराब डालता है तो डंक उस मौके पर भी एग का पक्ष लेता है। बेलॉर के सामने डंक दिलेर होकर कहता है कि एग एक बहुत ही अच्छा लड़का है और एक बेहतरीन स्क्वायर है। यहाँ हमें एग और उसके परिवार के बीच के रिश्तों की झलक मिलती है। एग एक परंपरागत टारगेरियन नहीं है, वो विचार में अलग है। वो मन ही मन चाहता है कि एरियन, जो उसका अपना भाई है, गिर जाए और मारा जाए, क्योंकि वो एरियन की क्रूरता को अच्छी तरह जानता है। डंक और बेलॉर की इस मुलाकात से ये स्पष्ट हो जाता है कि हालांकि एग शाही खून का है, लेकिन उसका दिल आम लोगों और सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है। जब डंक को वहां से जाने की इजाजत मिलती है तो हमें टारगेरियन भाइयों के बारे में और गहरी जानकारी प्राप्त होती है। डेरॉन, जिसे एग ने पहले बेवकूफ नाइट कहा था, अब एशफोर्ड वापस आ चुका है, लेकिन वापस आते ही उसने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। अपने गायब होने की वजह छुपाने के लिए डेरॉन ने एक झूठी कहानी गढ़ ली है कि एक विशाल रॉबर्ट नाइट ने एग को किडनैप कर लिया था। जाहिर है ये रॉबर्ट नाइट कोई और नहीं बल्कि डंक ही है। इस झूठ ने डंक की स्थिति को और भी भयानक बना दिया है। एक तरफ डेरॉन का ये झूठ है और दूसरी तरफ एरियन का आरोप। एरियन दावा कर रहा है कि डंक ने उस पर हमला करके दरअसल हाउस टारगेरियन पर हमला किया है, जो कि एक राजद्रोह जैसा गंभीर अपराध है। डंक के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि अब दो टारगेरियन भाई, एक अपनी कायरता छुपाने के लिए और दूसरा अपने घमंड के लिए, डंक की पीठ पर निशाना लगाए हुए हैं। एरियन को मारना डंक के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद साबित नहीं हुआ, बल्कि इसने उसे शाही परिवार के गुस्से का शिकार बना दिया है। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण नजर आती है, जब बेलॉर टारगेरियन डंक को इस मुसीबत से निकालने का एक रास्ता बताता है। बेलॉर समझाता है कि क्योंकि डंक एक नाइट है, इसलिए उसके पास अधिकार है कि वो ट्रायल बाय कॉम्बाट की मांग कर सकता है। ये वेस्टेरोस का कानून है कि एक योद्धा अपनी निर्दोषता अपने हथियारों से साबित कर सकता है। ये प्रस्ताव सुनकर डंक को थोड़ी राहत मिलती है और ये मामला दोनों टारगेरियन भाइयों के सामने रखा जाता है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब एरियन साफ इनकार कर देता है। वो सीधे मुकाबले से बचता है और इसके बजाय ट्रायल ऑफ 7 की मांग करता है। ये ट्रायल बाय कॉम्बैट का ही एक रूप है, लेकिन ये बहुत प्राचीन और पुराना तरीका है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है। इसका नियम ये है कि डंक को डॉन होने तक अपने साथ लड़ने के लिए 6 और नाइट्स ढूंढने होंगे। अगर वो 6 नाइट्स नहीं ढूंढ पाया जो अपने साथ अपनी जान जोखिम में डाल सके, तो उसे दोषी मान लिया जाएगा और एरियन की जीत होगी। ये डंक के लिए एक लगभग नामुमकिन चुनौती है, क्योंकि वो एक मामूली हेज नाइट है और उसके लिए अपनी जान देने वाले लोग मिलना बेहद मुश्किल है। डंक परेशानी की हालत में तंबुओं के बाहर भटकता है, सोचता हुआ कि वो कैसे इस संकट का सामना करेगा। तभी रेमंड फॉसवे उसे मिलता है और उसे खाना खाने के लिए अंदर बुलाता है। यहाँ पर एक दिलचस्प घटना होती है, जब रेमंड का कजिन स्टेफन फॉसवे डंक की दुख भरी कहानी सुनता है। स्टेफन एक सम्मानजनक और वीर नाइट दिखाई देता है और वो डंक से वादा करता है कि वो इस लड़ाई में डंक के साथ खड़ा रहेगा।
सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेफन ये भी भरोसा दिलाता है कि वो अपने साथ लाइनल बराथियन और डेमन लैनिस्टर जैसे बड़े और ताकतवर लोगों को भी लेकर आएगा। स्टेफन के शब्द बहुत ही प्रभावशाली होते हैं जब वो कहता है कि मेरे होते तुम नहीं मरोगे सर, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये वफादारी और इज्जत का एक शानदार प्रदर्शन लगता है, जिससे डंक को लगता है कि शायद अब उसकी जान बच सकती है। लेकिन यहाँ दर्शकों को याद रखना चाहिए कि ये वादा आगे चलकर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाने वाला है। डंक को थोड़ी राहत मिलती है कि कम से कम कुछ लोग हैं जो अभी भी न्याय में विश्वास रखते हैं। इसी दौरान जब डंक वहाँ होता है, तब एग वहाँ डेरॉन के साथ पहुँचता है। डेरॉन को देखते ही डंक का खून खौल उठता है। बिना एक पल गवाए डंक अपनी छुरी निकालता है और डेरॉन की गर्दन पर रख देता है, उसे वहीं खत्म करने की धमकी देता है। डेरॉन वही शख्स है जो सराय में डंक को धमका रहा था, जैसा कि एपिसोड 1 में दिखाया गया था। तो ये कहानी का एक सर्कल पूरा होने जैसा है। लेकिन एग बीच में आ जाता है और डंक को शांत करता है। एग समझाता है कि हिंसा से मामला और बिगड़ जाएगा। जब माहौल थोड़ा शांत होता है तो पता चलता है कि डेरॉन दरअसल लड़ना ही नहीं चाहता। वो एक कमजोर इंसान है और यहाँ तक कि ऑफर करता है कि जैसे ही लड़ाई शुरू होगी वो एक हल्की सी चोट लगने पर ही गिर जाएगा और हार मान लेगा। लेकिन समस्या ये है कि एरियन अकेला नहीं लड़ेगा, वो किंग्स गार्ड के सबसे बेहतरीन योद्धाओं के साथ मैदान में उतरेगा, जो डंक के लिए मौत का पैगाम है। एग अपने भाई एरियन के खिलाफ अपनी नफरत छुपा नहीं पाता और बताता है कि एरियन कितना दुष्ट और पापी है। वो ये भी खुलासा करता है कि एरियन भ्रम का शिकार है और मानता है कि वो इंसान के रूप में एक असली ड्रैगन है। तंबू के बाहर एक संजीदा गुफ्तगू होती है जहां डेरॉन अपने सपनों के बारे में बात करता है। वो स्वीकार करता है कि उसने डंक के बारे में सपने देखे हैं जहां डंक जिंदा है लेकिन एक ड्रैगन मरा हुआ है। ये सपना बहुत ही सांकेतिक है, जैसे कि ये भविष्यवाणी कर रहा हो कि डंक उस बीस्ट या ड्रैगन को मार गिराएगा। यहाँ ड्रैगन का मतलब एरियन भी हो सकता है या हाउस टारगेरियन का कोई और सदस्य। डेरॉन अपने किए पर पछतावा भी दिखाता है। उसे एहसास है कि उसके झूठ ने डंक की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है और वो इसके लिए डंक से माफी मांगता है। डेरॉन का ये रूप दिखाता है कि वो बुरा इंसान नहीं है, बस डरपोक और कमजोर है, जो अपने परिवार की उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ है। डंक उसकी माफी सुनता है, लेकिन उसके सिर पर अभी भी आने वाली सुबह और ट्रायल ऑफ 7 की तलवार लटक रही है। अपने साथियों की तलाश में भटकते हुए डंक की मुलाकात स्टीली पेट से होती है। पेट उसे एक ऐसी खबर देता है जो डंक के दिल को उदास कर देती है। पेट बताता है कि टैंसिले, वो लड़की जिसके लिए डंक ने एरियन से पंगा लिया था, वो शहर छोड़कर चली गई है। उसने डंक की नई पेंट की हुई ढाल लोहार की गाड़ी पर छोड़ दी है। डंक उस ढाल को देखता है और अपने हालात पर गौर करता है। अब उस ढाल पर बना चित्र उसके लिए और भी मायने रखता है। ये स्पष्ट हो जाता है कि पपेट शो में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद टैंसिले और उसका परिवार अपनी जान बचाने के लिए डॉन की तरफ निकल गए हैं। हालांकि डंक को दुख है कि वो चली गई, लेकिन उसे इस बात का सुकून है कि वो एरियन की पहुंच से दूर सुरक्षित है। अब डंक अकेला है, अपनी ढाल और अपनी तलवार के साथ, और उसे आने वाले तूफान का सामना करना है। जैसे ही रात ढलती है और सुबह की पहली किरण आती है, तो ट्रायल ऑफ 7 का वक्त हो जाता है। मैदान सज चुका है और लोग इस अनोखी लड़ाई को देखने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। डंक अपने साथियों का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे एक बहुत बड़ा धोखा मिलता है। स्टेफन फॉसवे, जिसने ऑनर और लॉयल्टी की बड़ी बड़ी बातें की थी, उसने अपना पाला बदल लिया है। पता चलता है कि एरियन ने स्टेफन को लॉर्ड बनाने का वादा किया है और इस लालच में आकर स्टेफन ने डंक के साथ गद्दारी कर दी है। स्टेफन इसे एक अच्छा सौदा मानता है, लेकिन उसका भाई रेमंड इस नीच हरकत को देखकर गुस्से से भर जाता है। रेमंड जमीन पर थूकता है और स्टेफन के लिए स्क्वायर बनने से साफ इनकार कर देता है। ये दिखाता है कि असली इज्जत ओहदे में नहीं, बल्कि किरदार में होती है। अब डंक के पास एक आदमी कम पड़ गया है। क्योंकि डंक को और आदमियों की जरूरत है, इसलिए रेमंड को नाइट नहीं बना सकता, क्योंकि नाइट ही नाइट बना सकता है, और डंक के पास वक्त नहीं है विधि पूरी करने का। इसलिए लाइनल बराथियन आगे आता है और रेमंड को नाइट बनाता है ताकि वो डंक की तरफ से लड़ सके। मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई है। गिनती करने पर पता चलता है कि डंक की तरफ सिर्फ 6 नाइट्स हैं, जबकि एरियन के पास 7 हैं। नियम के मुताबिक लड़ाई तभी शुरू हो सकती है जब दोनों तरफ बराबर योद्धा हों, यानी 7 वर्सेस 7। अगर डंक को 7वां आदमी नहीं मिला तो वो बिना लड़े ही हार जाएगा और उसे दोषी करार दे दिया जाएगा। ये स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण हो जाती है। एरियन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है, जबकि डंक निराशा के भंवर में डूब रहा है। डंक के पास अब कोई चारा नहीं बचता, सिवाय इसके कि वो वहां मौजूद लोगों के सामने एक भावुक भाषण दे। वो लोगों को संबोधित करता है और अपने किए गए काम की वजह बताता है। वो कहता है कि उसने जो किया वो मासूम की रक्षा के लिए किया और न्याय के लिए किया।
वो कहता है कि एक नाइट का फर्ज है कि वो कमजोरों की हिफाजत करे। डंक दुख से कहता है कि यहाँ इतने सारे नाइट्स हैं, लेकिन कोई भी इतना सम्मानजनक नहीं है जो सच्चाई के लिए उसके साथ खड़ा हो। उसके शब्दों के बाद वहाँ एक गहरी खामोशी छा जाती है। भीड़ में सन्नाटा है और डंक को सिर्फ अपनी धड़कन और सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई भी आगे नहीं आता। डंक की आंखों में हार की झलक दिखाई देने लगती है, लेकिन तभी आखिरी पल में घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती है। एक घुड़सवार मैदान में तेजी से आता है। जब लोग उसे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। ये कोई आम नाइट नहीं, बल्कि स्वयं प्रिंस बेलॉर टारगेरियन है। बेलॉर, जो कि क्राउन प्रिंस है और एरियन के चाचा हैं, उन्होंने फैसला किया है कि वो सच और इज्जत के लिए डंक का साथ देंगे। ये एक बहुत ही हैरानकुन, शॉकिंग और क्रांतिकारी मोड़ है। बेलॉर अपने ही परिवार के सदस्य के खिलाफ एक आम हेज नाइट की तरफ से लड़ने के लिए मैदान में उतर आए हैं। बेलॉर का ये कदम न सिर्फ डंक की जान बचाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि असली नाइट का धर्म क्या होता है। बेलॉर अपना हेलमेट पहनते हैं और डंक की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। अब दोनों तरफ साथ साथ योद्धा तैयार हैं। मैदान में तनाव अपनी चरम सीमा पर है, तलवारें खिंच चुकी हैं और अब वो बिग फाइट शुरू होने वाली है, जिसका नतीजा पूरे वेस्टेरोस की तकदीर बदल सकता है। एपिसोड यहाँ पर एक रोमांचक मोड़ पर खत्म होता है, जहाँ दर्शक ये देखने के लिए बेताब हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।